प्रोफेसर संतोष आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले पॉजिटिव बात इसलिए बता दें कि जिस तरह से गाली गलौज जैसा काम ट्रंप साहब ने अपने स्वेरिंग इन के समय दिया, उन 4 प्रेसिडेंट को बुला के जिस तरह से वो बता रहे थे कि ये जो क्रिमिनल को करते हैं, उनको मालूम नहीं क्या क्या अनाप शराब उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं हुआ था। हम लोग भी काफी खराब भाषा देखे, लेकिन इस तरह की बात हर एक को गाली गलौज वही बस ठीक है। अमेरिका अब स्वतंत्र हुआ और वो काफी चीजें हमें अपने यहाँ से रिपीटेशन जैसा लग रहा था कि वो नॉन बायोलॉजिकल अपने को बता रहे थे। अब जो अमृतकाल वहां शुरू हो गया, ये सारी चीजें वहां हो रही थी। लेकिन फिर मैं ये भी कहूंगा कि उसके बाद जो वहां की एक महिला बिशप हैं, जो वॉशिंगटन की पोप के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पे, उनका देखिए, अमेरिका को मैं इसी बात के लिए कहता हूं कि उनका ये हिम्मत भी है। वहां का न्यूज़पेपर में ये नहीं कि मैं कुछ नहीं छापूंगा, अगर वो गलत कर रहा है तो उनका बिल्कुल डायसेक्शन होगा, ठीक से सर्जरी की जाएगी, ठीक से एक एक चीज बताई जाएगी। उन्होंने क्या कहा वो सुनना इसलिए जरूरी है कि हम, हो सकता है सर्कुलेट कर रहा हम सब लोग सुन चुके हों, लेकिन दर्शकों के लिए एक जगह सारी चीजें हो जाती, इसलिए प्रोजा आपकी अनुमति के साथ उसको 2 मिनट का इसलिए सुन लें कि उन्होंने वहां सामने बिठा के उनको ये बताया है कि आप क्या क्या कर रहे हैं और इससे क्या क्या होने जा रहा है। प्रोफेसर संतोष, एक इसको चालू कर दीजिएगा पहले। In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. Amen. मैं ये इसलिए दिखाना मुझे लगा कि आवश्यक था कि अमेरिका का मैं इस बात को सलाम करते हैं कि वो ये सारी गुंडागर्दी के बाद भी आज भी वहां पे लोग खड़े होकर ये बात कह सकते हैं। अब देखना यह है कि जैसा लोग कह रहे हैं कि ट्रंप से वहां के राजनीतिक तो भयभीत हैं, वहां के बिजनेसमैन भयभीत हैं, कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आम आदमी शायद भयभीत ना हो, जैसे भारत में हम लोग आम आदमी भयभीत हो गया है। प्रो साहब, उनका जो ट्रंप का जवाब है वो भी जरा दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि एक व्यक्ति जो खुद गुंडागर्दी कर रहा है, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, वो जवाब, द सो कॉल्ड बिशप हु स्पोक एट नेशनल प्रेस, द सो कॉल्ड बिशप, मतलब इनको कोई कहे द सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, अगर कोई ये कहे तो इनको बुरा लगेगा। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग वाज अ रेडिकल लेफ्ट हार्ड लाइन ट्रंप हेटर। एक तो पहले मतलब उनको रेडिकल और लेफ्ट हार्ड लाइन, शी ब्रॉट हर चर्च इनटू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स in a very ungracious way. She was nasty in tone and not compelling or smart. She failed to mention the large number of illegal migrants that came into our country and killed people. Many were deposited from jails and mental institutions. It is great. It is a giant crime wave that is taking place in the USA.
Apart from her inappropriate statement, the service was a very boring and uninspiring one. She is not a very good at her job. She and her church owes the public an apology. ये मतलब चर्ची से कह रहे हैं कि आप अपॉलॉजी मांगो। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये सब होने के बाद प्रोफेसर संतोष, आपको कभी कभी नहीं लगता है कि भारत के पास एक सबसे बड़ी ताकत यह है हमारी पॉपुलेशन, हमारी मार्केट। जो मैंने जब इसको लिखा कि वो घुटने पर ला सकते हैं, क्या होगा अगर इस देश से कोका कोला को भगाया जा सकता है, इस देश से आईबीएम को भगाया जा सकता है, तो क्या आईबीएम को भगाने के बाद इस देश में आईआईटी बंद हो गए थे क्या इस देश में लोगों ने कंप्यूटर पढ़ना छोड़ दिया था क्या देश में कोका कोला जाने के बाद हम लोगों ने हम लोग प्यास से मर गए थे क्या? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये जैसा वो काम कर रहा है वैसा कोई टफ स्टेप तो देश को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो चीजें बिल्कुल साफ हैं और देशवासियों के लिए साफ है। और मैं थोड़ा उस तरफ आज इस चर्चा को ले जाना चाहूंगा। अमेरिका और चीन मिलके पूरी दुनिया का 50% से ज्यादा का जीडीपी कंट्रोल करते हैं, सिर्फ 2 देश, और वो दोनों साफ लग रहा है कि वो दोनों हाथ मिलाने जा रहे हैं और बाकी हम सब उनके गुलाम होने जा रहे हैं। ऐसे में संतोष भाई, एक तो जो ये सब ट्रम्प जी जो कर रहे हैं उस पे आपका एक वक्तव्य WHO से पुल आउट कर ले रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट कर ले रहे हैं, ये सैंक्शन वो सैंक्शन, लेकिन साथ में जो चीन से उनकी नजदीकी बढ़ने का पूरा खतरा है, क्योंकि एलन मस्क का पूरा इंटरेस्ट वहां पे है, टेस्ला का वहां पे हुआ है। इन सारों के बीच में भारत के पास क्या कोई रास्ता है कि हम अपनी ताकत इसलिए दिखा सकें कि हमारे टर्म्स पे बातें होंगी? नहीं तो अमेरिका तो अपने टर्म्स पे बातें करेगा। हमारा वीक स्पॉट एक ही है, अडानी जी के नाम से जो वारंट है वो शायद बार्गेनिंग पॉइंट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में मोदी जी को सोचना होगा कि अडानी जी और भारत के बीच में उनको एक को चुनना होगा। अडानी जी जेल जाते हैं तो जाएं, हिंडनबर्ग में भाई जाके जेल नहीं, वो तो वारंट और बेल करा के वापस आ जाए पैसा ऐसा देके। लेकिन ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि ट्रम्प के आने से भारत के पास कोई जवाब है कि नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, तो मैं एक एक करके उन पे आने की कोशिश करूंगा। मगर मैं सबसे पहला मुद्दा मैं ये उठाना चाहूंगा कि इन्होंने जो पेरिस अकॉर्ड से विड्रॉ किया है, जिस प्रकार अमेरिका ने पिछले क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ किया था क्लाइमेट चेंज के, ये दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए खास तौर से सबसे घातक होने वाला है और इसके बारे में हमें सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए। हम देख चुके हैं कि COP29 जो अभी हाल में हुई थी, उसमें हम लोग विरोध ही करते रह गए और जो विकसित देशों ने करना था, जो निर्णय लेने थे, वो उन्होंने निर्णय ले लिए और अब ये बहुत ही अग्रेसिव होने जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि आप सभी को मैंने आज एक वीडियो भेजा है जिसमें ये साफ नजर आ गया है कि पिछला साल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर गए हम। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर हीटिंग कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, हम वहां पहुंच गए थे। तो हम झेल चुके, हम देख चुके पिछले साल क्या हुआ था। यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट के दायरे में तो हम इनके संग आ ही जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। और यहां पर चीन का भी उनके संग कॉन्फ्लिक्ट ही है। यहां न समझिए कि चीन उनके इस पेरिस प्रोटोकॉल से बाहर निकलने से बड़ा संतुष्ट या खुश हो जाने वाला है। वो पोल्यूटर है, चीन बड़ा पोल्यूटर है, हम तीसरे नंबर के पोल्यूटर हैं। मगर बात यह है कि हमारी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, चीन की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, और क्योंकि प्रति व्यक्ति हमारा कंट्रीब्यूशन उस ग्रीन हाउस गैसेज में कहीं कम है। इस वजह से हमें चीन के संग इस मामले पे हाथ में हाथ मिला करके चलना होगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जहां तक
टैरिफ का सवाल है, हम ज्यादा दादागिरी इनके संग नहीं कर पाएंगे। वो इन्होंने साफ कर दिया है कि इसमें और हमारी टैरिफ बढ़ी है। मोदी सरकार ने, जो जब ये सरकार आई थी 2014 में, हमारी टैरिफ्स की रेट 5 से 7% औसतन थी, वो बढ़ करके अब इन्होंने बढ़ा दी थी, 20% ले गए थे, वो थोड़ी सी हाल में कम हुई है, पिछले 1-2 साल में वो कम होकर के 15 पे आई है। मगर क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस है $40 बिलियन का अमेरिका के संग, वो हमारे पर हावी होने वाले हैं, इसका पूरे पूरे आसार हैं। वो बात अलग है कि वो अभी जो उन्होंने धमकी दी है वो कनाडा और मेक्सिको पर दी है, मगर हमारे ऊपर ये आने वाले हैं। ये अभी हमारे संग वो चर्चा शुरू नहीं हुई है। तो ये जो बात आपने कही बीच में, या बल्कि शुरू में ही, कि हम बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट नहीं है। ये हमारी मिडिल क्लास का भ्रम है कि हम बड़ा मार्केट है। हम बड़ी जनसंख्या है, मगर हम बेइंतहा गरीब देश। हम 142वें देश हैं प्रति व्यक्ति आय में, तो हम इस भुलावे में न रहें। और ये बात केवल मैं एक अर्थशास्त्री होकर के नहीं कह रहा हूं। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था, जो मोदी जी का, अरविंद सुब्रमण्यम, छोड़ छाड़ के चला गया, वो भी बार बार ये बात लिखता रहता है कि हमारा, क्योंकि इनके और पिछली सरकार के दौर में हम जो गरीबी से ग्रस्त लोग हैं, और जो विषमताओं से और ग्रस्त हुए हैं इस सरकार में, खास तौर से वो जो विषमताएं बढ़ी हैं, उसकी वजह से हमारा मार्केट नहीं बढ़ रहा। अगर मार्केट बढ़ रहा होता आनंद भाई, तो प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता। पिछले 10 साल से प्राइवेट इन्वेस्टर ने उस प्रकार इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। वो 4 से 14 के बीच में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ था, 32 से 38% जीडीपी का था, इस वजह से, क्योंकि मार्केट साइज बढ़ रही थी। मगर इस सरकार ने उस सारी प्रक्रिया को पलट दिया है। तो कमजोरी अगर है तो हमारी सरकार द्वारा लिए हुए निर्णयों की वजह से है। तो हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम बड़ा दादागिरी कर सकते हैं। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम डरे हुए कुत्ते की तरीके से दुम दबा करके उनके सामने दुम हिलाते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये इनकी गीदड़ भपकी भी है, ये इस तरीके से, क्योंकि ये अपने को बड़ा डील मेकर कहते हैं। डील मेकर में वो नेगोशिएटिंग पोजीशन उनकी ये होती है, स्टार्टिंग पोजीशन एक स्ट्रांग पोजीशन होती है। ये सब हमारे आपके भी बात, जब हम नेगोशिएट किसी से करते हैं तो हम मतलब प्रॉपर्टी अगर बेचने जा रहे हैं तो हम 10 लाख मांगते हैं, चाहे वो 5 लाख की प्रॉपर्टी हो। बात ये सही है कि नहीं? पॉइंट ये है। इसी तरीके से नेगोशिएट, तो ये नेगोशिएशन गीदड़ भपकी है। तो जो हमसे खरीदना चाहता है वो कहता है मैं 4 दूंगा, तो फिर बात बनती है, क्योंकि आगे उसके बाद फिर आप नीचे आते हैं, फिर वो ऊपर उठते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके से बात आगे बनेगी। हालांकि ये आदमी इस प्रकार का है कि इसके सामने खड़े नहीं होंगे, तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अपनी मनमानी करवाने में सफल भी हो सकता है। तो हमको वो सफल नहीं, इसको सफल बनने से रोकना है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, मैं प्रोफेसर संतोष, में 2 चीजें हैं, क्योंकि मुझे जब से पता लगा, मैं उस पर आपका एक रिएक्शन चाहता हूं। एलन मस्क साहब की पिछली साल की संपत्ति 1 साल पहले, वो सबसे अमीर पुरुष थे, 195 बिलियन थी, और इस समय जो करंट अभी मैंने देखा 432 बिलियन है, दुगने से ज्यादा हो चुके हैं 1 साल के अंदर। और जैसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ट्रंप की सरकार खत्म होने से पहले, 4 साल से पहले, वो 1400 बिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएंगे। वो अगले 2 साल के अंदर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर जाएंगे। और उनके बाद जो छुटभइये रहेंगे
छुट भैया मैं बोल रहा हूं, जो 2 नंबर का रहेगा वो 200 बिलियन का रहेगा, उनके और उनके बीच में इतना फर्क रहेगा। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं कि ये असमानता का जो एक खाई खींचने की रफ्तार बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, अमेरिका में भी दिखेगी, हिंदुस्तान में तो चली रही है, उसकी रफ्तार और तेज हो रही है। और एक चीज पे आपकी टिप्पणी इसलिए चाहूंगा कि शायद हम सब लोगों में सबसे क्वालिफाइड आप है उसमें बताने के लिए। ट्रंप ने 500 बिलियन यूएस डॉलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की बात कही है। तो मैं इन दोनों मतलब एआई पे हम सोच ही नहीं सकते हैं, हम अपने प्राइमरी एजुकेशन पे पूरा नहीं करते हैं, वो केवल एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इन दोनों पे जरा आपका, एलन मस्क का जो बेतहाशा बढ़ती हुई संपत्ति और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे 500 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करने की बात। प्रोफेसर संतोष। देखिए, मस्क पे पहले बात कर लेते हैं। ये तो आगे चलते हुए अनुमान है कि टेस्ला की वजह से और इनका जो बाकी और एम्पायर बढ़ने की संभावना है, थैंक्स टू ट्रंप और मस्क की दोस्ती, वो कहाँ आगे जाएगा वो तो देखना पड़ेगा। ये तो अनुमान ही है। अगर वो आज की तारीख में 400 बिलियन डॉलर हो गया है तो ये केवल जो यूएस का कैपिटल मार्केट है वो बहुत बूम कर रहा है। उसका कनेक्शन फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी से कुछ खास है नहीं। जो असमानताएं उस देश में बेइंतहा बढ़ी हैं, देखिए वो दुनिया का सबसे असमान देश लगभग अब आज की तारीख में अमीर देशों में तो है ही, और ट्रंप के राज में वो और बढ़ेगा। तो ये नेटवर्थ पे हमें बहुत जाना नहीं चाहिए। आखिर में ये सिर्फ नेटवर्थ है, क्योंकि मार्केट वैल्यू आपकी बता रही है कैपिटल मार्केट में। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इनका एम्पायर बढ़ने वाला है। तो इसके बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। ट्रंप ये चाहते ही है। आपने देख लिया कि जो जिस प्रकार के लोग बिलियनर्स की भरमार थी उस इनॉग्रेशन में भरमार थी, जिस प्रकार से और इनॉग्रेशन में हमने नहीं देखा है। तो खैर, आपके वो एआई वाले सवाल पे आ जाते हैं और फिर थोड़ा सा और कुछ मुद्दे थे जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। प्लीज। तो देखिए, ये आपने जो एआई पे इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात करी है 500 बिलियन डॉलर्स की, मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको अब मालूम है कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी टेक्नोलॉजी में ही आगे का टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं यूएसए में, वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती रहेंगी। क्योंकि एक अमरीकी डिसीजन, सरकार का डिसीजन, हर सरकार का, चाहे वो ट्रंप हो चाहे उससे पहले की कोई भी सरकार रहा, उनका ये निर्णय साफ नजर आ रहा है कि पहली चीज हमें बंदिशें लगानी है अमरीकी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट टू चाइना, और चाइनीज पायरेसी और चाइनीज स्टीलिंग ऑफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी। इस वजह से उनके ऊपर दबाव और भी डालना हैगा। टैरिफ्स तो लगानी है ट्रेड को लेकर के, वो अलग मुद्दा है। अगर आप चाहेंगे तो वो इसकी चर्चा की जा सकती है। मगर ये 500 बिलियन डॉलर ये इस वजह से निवेश कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप को विश्वास हो गया है, और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क उनको समझा भी रहे हैं, जाहिर है। और जितने भी उनके इर्द गिर्द जो बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं, वो सारे बिलियनर एडवाइजर्स, ये समझना आवश्यक है। जिस तरीके से बिलियनर एडवाइजर्स पिछली सरकार में नहीं थे, उसके मुकाबले कहीं ज्यादा बिलियनर एडवाइजर्स अब इनकी सरकार से जुड़े हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला की जो सबसे बड़ी कंपनी है एलॉन मस्क के ग्रुप की, वो एआई पर ही निर्भर है,
इसलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इन्होंने $500 बिलियन अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी और फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में रहने की के इरादे से इसमें इन्वेस्टमेंट डालने का ये बात साफ करिए। तो मुझे बहुत ताज्जुब नहीं हुआ कि ये सब बात चीजें विषमताएं उस देश में और बढ़ाएंगी, जिसका एक व्यापक देश भर की अमेरिका देश की पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। किस प्रकार पड़ेगा, मैं उसके 3-4 आयाम हैं, उन पे मैं जरा सा नजर दौड़ाना चाहता हूं तेजी से। देखिए 3-4 मुद्दे क्या है। देखिए एक चीज हमारे श्रोताओं को समझना ये आवश्यक है कि जहां तक आर्थिक नीतियों का सवाल है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में खास अंतर नहीं, कभी नहीं रहा है आर्थिक नीतियों में, और जो फॉरेन पॉलिसीज हैं अधिकतर करीब करीब एक सी रही हैं। कहां अंतर आ जाता है दोनों राजनीतिक दलों में, आता है सोशल इश्यूज पे, केवल सोशल इश्यूज पे। कौन से सोशल इश्यूज? पहला सोशल इशू जो इन दोनों पार्टियों को अलग करता है वो है गन कंट्रोल। उस देश में गन्स की का इतना बहुतायत है कि, और राइफल एनआरए जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है, उसका बहुत पैसा रिपब्लिकन्स को जाता है। इसी वजह से रिपब्लिकन्स बिल्कुल विरुद्ध रहे हैं गन कंट्रोल के। इसके बावजूद कि ये बहुत ही वायलेंट देश है, आपको विश्वास, आपके श्रोताओं को विश्वास नहीं होगा ये जान करके कि औसतन एक परिवार में 6 गन्स होती हैं। चाहे कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनके पास गन्स ना हो, मगर आम गन होना किसी भी परिवार में, और ये एक ऐसा देश है जिसमें आम बात होती है कि बच्चे ने गन गलती से चला दी और वहां पर मृत्यु हो गई परिवार में। अच्छा, तो ये मुद्दा एक बहुत बड़ा उनको डिवाइड करता है। दूसरा मुद्दा जो डिवाइड करता है वो है अबॉर्शन, जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं करी है, मगर वो मुद्दा तो साफ है कि ट्रंप इस पे बिल्कुल हावी हो जाने वाले हैं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न कर दिया है, तो इसमें एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। तीसरा है मुद्दा इमिग्रेशन वाला। डेमोक्रेट्स चाहते हैं H1B1 और जो माइग्रेंट्स हैं उनको रहने दिया जाए। ट्रंप और रिपब्लिकन्स का रवैया बिल्कुल अलग है। और चौथा मुद्दा ट्रांसजेंडर की हम चर्चा कर चुके। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपके श्रोताओं को, इसेंशली